बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब आगे की डेवलपमेंट ये है कि दोपहर तक तो मैंने आपको बताया था कि जी वो गवर्नर स्टेट बैंक के जो हैं उन्होंने जाकर कहा है कि हमने फ़ंड्स मुख्तस कर दिए अकाउंट्स में, अब उसका इजरा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। सुबह सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने यही स्टेटमेंट दे देना, यानी कि फ़ंड्स इशू नहीं हुए। लेकिन हुकूमत खुल के अब सामने आ गई। हुकूमत ने उस टाइम पे जब ये इजलास हो रहा था कायमा कमेटी बराए ख़जाना का, उन्होंने कहा कि जी हम कैबिनेट को भेजते हैं और उसके बाद ये पार्लियामान में जाएगा। तो उन्होंने कैबिनेट को भेजा, वहाँ से पार्लियामान में आ गया, पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी। यानी कि अब ये बात क्लियर हो गई कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ़ंड्स तो हैं और वो मुख्तस भी कर दिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। लेकिन आगे उन्होंने ये कहा कि इससे आगे हमारे पर जलते हैं, इससे आगे का इख्तियार हमारा नहीं है। फ़ंड्स थे, हमने वो मुख्तस भी कर दिए, अकाउंट में भी डाल दिया। अब आगे हुकूमत ने उनको रिलीज़ करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये उनका इख्तियार है। लेकिन अब हुकूमत ने कह दिया है कि ये नहीं हो सकता और उन्होंने मुस्तरद कर दिया। यानी कि अब हुकूमत जो है वो खुल के डट के सामने आ गई है। अच्छा, थोड़ी देर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें अगर इस सिचुएशन को, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 10 अप्रैल तक हुकूमत वक्त फ़ंड्स इशू करे इलेक्शन कमीशन को ताकि पंजाब में 14 मई तक इंतखाबात हो सकें, तो उस टाइम पे जब इन्होंने ये नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की ख़िलाफ़ वर्जी की थी, तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया और उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कि हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने हमारा हुक्म नहीं माना, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इंतखाबात मौखर ना हो। लिहाजा हम डायरेक्शन दे रहे हैं डायरेक्टली अब स्टेट बैंक को कि वो फ़ंड्स को रिलीज़ करें। तो हुकूमत ने तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया था, तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ वो नहीं गए थे। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को कहा, गवर्नर स्टेट बैंक ने फ़ंड्स मुख्तस भी कर दिए अकाउंट में और कह भी दिया कि इनको हाथ नहीं लगाएंगे और ये पढ़ें और हुकूमत इनको रिलीज़ कर दे, और हुकूमत अब कहती है ये हो नहीं सकता और होने नहीं देंगे और ये फ़ंड्स रिलीज़ नहीं हो सकते। और राना सनाउल्लाह साहब ने ये तक कहा कि अगर फ़ंड्स रिलीज़ करोगे तो फिर कल को रिकवरियाँ होंगी और सारी ज़िंदगी रिकवरी करते रहेंगे और तुम लोगों को 21 अरब कोई छोटी रकम नहीं होती। तो अब मुझे आप ये बताएं कि क्या हुकूमत ने कोई गुंजाइश छोड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो बेंच जिसने फ़ैसला 3-2 से दिया था और वो बेंच जो इस फैसले के इजरा की कोशिशों में मसरूफ़ अमल है, उसके पास कोई गुंजाइश छोड़ी है कि वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करे, और अगर ना करे तो क्यों करे? देखें, मैं वो आदमी हूँ, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि 16-16.5 साल की वकालत के तजर्बे के बाद कोई एक कानून जिस कानून के ख़िलाफ़ मैंने बारहा कंसिस्टेंटली आवाज़ उठाई है कि इसको तब्दील होना चाहिए, इसको बदलना चाहिए। पूरी दुनिया में ये कानून जो है वो रिवाइज़ हो चुका है, रीडिफ़ाइन हो चुका है, इसके तकाज़े बदल गए हैं। वो तौहीन अदालत का कानून है। मैं वो आदमी हूँ। आप मेरे बहुत सारे माजी के आप अगर कोई शोज़ उठा के देख लें या गुफ्तगू मैंने जहाँ पे भी की है तौहीन अदालत के कानून के हवाले से, तो मैंने ये बारहा कहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए कानून इस तरह से इंटरप्रेट जिस तरह से पाकिस्तान में होता है कि जी जज साहब जो हैं उनकी शान में गुस्ताखी हो गई या फिर ये कह दिया या वो कह दिया। मैंने हमेशा से कहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट। एक तो वो कंटेम्प्ट होती है कि जिसमें मिसाल के तौर पे जज का और जो भी उसके सामने जज साहब के सामने शख्स है उनका आपस में कोई किसी किस्म की ऐसा कोई मुकालमा हो जाए जो कि जज साहब को नागवार गुजरे, तो वो कहते हैं कि जी तौहीन अदालत होगी वो। और दूसरी कंटेम्प्ट वो होती है डिसोबीडियंस, विलफुल डिसोबीडियंस, यानी कि अदालत ने एक हुक्म सादर किया है और अदालत कहती है कि ये फ़ैसला है और इस पर अमल दरामद होना चाहिए और आप उस फैसले को नहीं मानते। तो पूरी दुनिया में जितनी भी सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो इस कंटेम्प्ट को कंटेम्प्ट मानते हैं कि विलफुल डिसोबीडियंस, अदालत के फैसले को आप ना माने तो ये है तौहीन अदालत। यहाँ पर हमारे ज़ोर ज़्यादा इस बात पर होता है कि जज साहब की शान में गुस्ताखी हो गई, अदालत की शान में गुस्ताखी हो गई, अदालत को किस तरह से आपने
जो है वो एड्रेस किया है, ये कोई मुनासिब तरीका है? इस तरह की बातें होती हैं, अक्सर होती हैं, और इस तरह की बातों पर बहुत सारे तौहीन अदालत के मुकदमात माजी में चले हैं। और मैंने बड़ी दफ़ा मिसालें दी हैं बाहर के मुल्कों के केसेस की, जहाँ पर लॉर्ड डेनिंग जैसे जजेस, जो कि बड़े लेजेंडरी जजेस थे, उन्होंने कहा लेट दी हेवंस फॉल बट जस्टिस बी डन। तो उनको यहाँ तक कि एक बूढ़ी खातून ने लॉर्ड डेनिंग को, क्योंकि लॉर्ड डेनिंग ने उस बूढ़ी खातून के खिलाफ कोई फैसला दिया था, किताब उठा के मार दी, और लॉर्ड डेनिंग ने उसके ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लगाई, और उसने कहा कि ये कंटेम्प्ट का जो कानून है ये हमारी खुद की जो एक वकार है उसको, उसकी धौंस जमाने के लिए हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हम सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे फैसलों को माना नहीं जाएगा। ये पूरी दुनिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है उसकी इंटरप्रिटेशन। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार मौका दे दिया है। पहले हुकूमत को कहा, फिर स्टेट बैंक को कहा। हुकूमत को जब कहा, हुकूमत ने तो नहीं किया। जब स्टेट बैंक को कहा तो तब भी हुकूमत ने बीच में आकर कहा कि ये नहीं हो सकता, हम होने नहीं देंगे, वार्निंग्स देना शुरू कर दी स्टेट बैंक के ऑफिसर्स को। अब मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जो ये समझता है कि उन्होंने जो फैसला दिया है दुरुस्त दिया और उनकी अथॉरिटी है और उस फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, क्या ऑप्शन है उनके पास? आप मुझे बताएं कि क्या ऑप्शन है उनके पास इसके सिवा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करें? तो मेंटली ये हुकूमत जो है ये सुप्रीम कोर्ट को उस नहज पर ले आई है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करें। और ये ऐसे नहीं लेकर आए यहाँ तक, इन्होंने बहुत सारी बातें सोची हैं, इनके जहन में है कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी तो नंबर 1 उस पर सियासत कैसे करनी है, नंबर 2 उसको काउंटर कैसे करना है, नंबर 3 और अगर उसके बावजूद कोई फ़ैसला ऐसा आ जाता है और यहाँ तक कि डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है वज़ीर आज़म की, तो फिर हमने क्या पॉलिसी। उनको तो बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारी चीज़ें अब ये सूट करती हैं। शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएं, पीडीएम अपोजिशन में चली जाए, बस इलेक्शंस ना हो, चाहे यहाँ पे कोई इंटरम सेटअप आ जाए। मैं पहले व्लॉग्स में आपको ये कह भी चुका हूँ। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उसके मुताबिक ही प्लान चल रहा है। और अब जो है हुकूमत जो है उसने ज़हनी तौर पर ये अपने आप को तैयार किया हुआ है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर होती है उनके ख़िलाफ़, जो कि मैं कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, तो उस कार्रवाई को भी इन्होंने कंटेस्ट करना है। उसके बावजूद, उस कार्रवाई के बावजूद उन्होंने ये नहीं होने देना कि इंतखाबात के लिए फ़ंड्स इशू हो जाएं। और मेरा ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये क्लैरिटी आ गई है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जितना इंतज़ार करना था, जितना सब्र करना था उन्होंने किया। अब उनके पास ये क्लैरिटी आ चुकी है दैट द बक स्टॉप्स एट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो अब वो और क्या करेंगे, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक ये प्रेशर भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी इदारा है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो उनके ऊपर एक ये प्रेशर भी है कि 90 रोज़ पूरे हो रहे हैं, अगले 2-3-4 रोज़ में 90 रोज़ पूरे हो जाएंगे पंजाब में असेंबली को टूटे हुए। उसके बाद केयरटेकर सेटअप की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे उसकी क्या अहमियत है, आप मुझे बता देना। आइन के अंदर लिखा हुआ केयरटेकर सेटअप है, 90 रोज़ के लिए आएगा, इलेक्शन कराएगा, घर चला जाएगा। इससे आगे उसका कोई रोल है ही नहीं। तो जब उसका रोल ही कोई नहीं है इससे आगे, तो 90 रोज़ गुजर जाने के बाद वो किस कानूनी आइनी हैसियत से हुकूमत में बैठेंगे और मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पर बैठेंगे और वो फिर इजलास तलब करेंगे और फैसले करेंगे और हुक्म सुनाएंगे और वो सारी बातें होंगी। मतलब कि ये किस अथॉरिटी के तहत होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस तौहीन अदालत की पिटिशन अगर वो दाखिल करते हैं, जो कि उन्हें मेरे ख्याल में करनी चाहिए, वो इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा फोकस करें, सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज इसको करेंगे कि अगर इलेक्शंस नहीं होते तो आप बताएं कि केयर टेकर सेटअप्स जो कि गैर जमहूरी सेटअप्स हैं, 90 रोज़ गुजर जाने के बाद उनकी क्या वैलिडिटी है, उनकी क्या स्टैंडिंग है, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। उसमें फिर आपको फिर नज़रिया ज़रूरत डालना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनको देखना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत इस वक्त सिर्फ ये देख रही है कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके कि इंशाल्लाह 14 मई को तो इलेक्शंस नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्शंस हैं, ये मामला जो है ये बड़ा सीरियस है और इसमें किसी सूरत फंड्स इशू नहीं होने चाहिए स्टेट बैंक की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और आयशा गौस पाशा ने ये कह दिया, ख़ुद उन्होंने कह दिया कि स्टेट बैंक की तो अथॉरिटी नहीं है कि ये फ़ंड्स इशू करे। स्टेट बैंक की कोई अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी पार्लियामेंट की है और पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया।
तो मतलब कि उनका मतलब है अब जो करना है कर लें। तो अब जो करना है वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है और फिर हुकूमत ने उसका जवाब देना है, और बदले में इवेंचुअली होगा क्या, तसादुम होगा, जो मैं अक्सर कहता हूँ, कियोस होगा, जो मैं अक्सर कहता हूँ। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आज भी मुझे एक ख़त मौसूल हुआ है जिसमें एक शख्स ने मुझे कहा, मेरे ऑफ़िस के एड्रेस पे वो ख़त आया, उसने कहा कि हालात माली तौर पर इतने ख़राब हैं कि मैं ख़ुदकुशी करने का सोच रहा हूँ। और मैंने वो ख़त पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैंने कहा कि यार अवाम की क्या हालत है, किस नहज को पहुँच गए हालात कि लोग इस तरह के ख़त लिख रहे हैं एंकर्स को, और पता नहीं कितने वज़ीरों को, कितने मुशीरों को, या वज़ीर आज़म को, या हुकूमत को कितने ख़त उसने लिखे होंगे उस शख्स ने। मैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, मेरी उससे बात हो गई। अब मैंने फ़ोन किया था, जो नंबर उस पर दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि पता नहीं कितने लोगों को उसने पहले रब्ता किया होगा, और फिर क्या उसकी मायूसी का आलम होगा कि वो ख़ुदकुशी का जिक्र कर रहा है और एक एंकर को ख़त लिख रहा है। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, हम सब पर रहम करे, और अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।